वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये है 6 जनवरी की जो ईवीएस का पेपर हुआ था ऑनलाइन, मैंने आपको डेट भी बता दिया, वही है। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जो कि आप बार बार बोल रहे थे कि आप उसे करा दीजिए। एक जो है इसमें डायरेक्शन से है, एक आपको एवरेज मतलब स्पीड वगैरह कैलकुलेट करना है, और दूसरा भी ऐसे ही कैलकुलेशन बेस्ड है। और जिसने वो 3 क्वेश्चंस को समझ लिया, क्योंकि वही 3 क्वेश्चंस जो है पूरे 1 महीने में सर्कुलेट हुआ है, हर एक जो है शिफ्ट में पूछा गया है इन तीनों से। तो आज ये तीनों मैं क्लियर करूंगी, साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार पूछा हुआ है। तो ये आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पूरी क्लास। और लास्ट में आप मुझे बताइए कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो 6 जनवरी का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम को क्लियर करने में। प्लस क्लासेस होती हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन मडगांव एंड नगर कोइल। और ये एक बार पूछा भी हुआ है, कई बार मैंने ये एक और शिफ्ट में पूछा था, तो मैंने भेजा हुआ है आपको टेलीग्राम पे भी करने के लिए। इज़ नियरली इतना किलोमीटर है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ट्रेन के द्वारा 21 घंटे। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन द रेलवे स्टेशन ऑफ दीज 2 सिटीज़ इन मीटर पर सेकेंड। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। बट क्या ये इजी है? नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको करना होगा। यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर ये किस में पूछ रहा है आपसे, मीटर पर सेकंड में। यही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाता है, बट आज के बाद से आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको इसको बहुत ईजी तरीके से समझाने वाली हूँ। तो ये देख लीजिए, इतना किलोमीटर है और 21 घंटे तय करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर मैं सब कुछ करके दिखा रही हूँ, दूरी बटे समय। अब आप बताइए यहाँ पर दूरी कितनी दी हुई, दूरी कितना है, इतना ही तो है, 134 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, दूरी के सामने इतना लिख देंगे, सॉरी 1100 इतना है, ठीक है, 1134 किलोमीटर। और समय कितना है, समय का मतलब कितने घंटे, तो वो लग रहा है 21 घंटे, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप कर लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। सिंपल होता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप डिवाइड करोगे ना तो 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश जरूर करना, मेरे बाद से भी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका इतना आंसर आ गया है, बट आपको पूछा किस में है, यही तो है इसमें मेन खेल। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किसमें पूछा है। आप यहाँ पर देखिए, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमेशा याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो याद रखना हमेशा जो है 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। और ये नंबर याद कर लोगे ना तो तुम्हारा कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये हर बार पूछा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर दे देता है और बोलता है कि मीटर पर सेकंड में आंसर बताओ। तो मीटर पर सेकंड में आंसर निकालने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 54 किलोमीटर है ना उसमें गुणा कर देंगे। ये देखिए 54 × 5/18। देखिए अब आप इसको खुद सोचिए कितना आसान हो गया ये आपको मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए। तो इसका सिंपल कितना आंसर आ जाएगा, आप देखिए ये 54 है, इसका आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड। देखिए निकल गया हमारा आंसर। कितना सिंपल था, बेसिक सी चीज़ें पूछी थी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पीड निकाल देना है, दूरी बट्टा समय। मैंने यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मैंने दूरी लिख दिया और यहाँ पर ये समय लिख दिया, इसको काट उठ के कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। बट पूछा था मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में सिंपल सा चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देना है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, अदरवाइज मैं तो यही सजेशन दूंगी कि कॉपी पेन उठा के रखा करो, हमेशा बैठे रहा करो। ये नहीं कि बस वीडियो चला के आप छोड़ दे रहे हैं, खुद से करने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चंस मैं एकदम श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिसका भी ऑनलाइन एग्जाम होगा उसको ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ मेरे साथ सीख लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ईवीएस में आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। तो बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखा आपने कितना आसान है ये। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं न्यूमेरिकल वाले, वो भी कराऊंगी। तो चलिए ये देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चंस। आप यहाँ पर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि ए पर है और वो कहाँ जाना चाहता है, वॉन्ट्स टू रीच एट बी
ए पे है और वो बी पे जाना चाहता है, बट फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ, बट उसके लिए उसको क्या होगा, सबसे पहले उसको कहाँ जाना होगा, मान लीजिए यहाँ पर ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ पर जाना होगा, जिसकी डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर नॉर्थ की साइड में, एंड नॉर्थ ऑफ ए में है, और ही गोज फ्रॉम ओ टू बी, मतलब उसको ओ से बी जाना है बाय कवरिंग इतना डिस्टेंस दिया है, और वेस्ट डायरेक्शन में, ये मैं आपको अभी ऊपर से बता रही हूँ, अभी अच्छे से समझाऊंगी। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी एंड द डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू बी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ तो बताना है कि आपका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, दिमाग में रखना, इतना कैलकुलेट करना है, प्लस आपको डायरेक्शन बताना है, बट याद रखना डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो डायरेक्शन पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपको बी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछा है ना, तो आप इसको कैसे देखोगे, मान लीजिए अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है, तो आप हमेशा जो है बी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर डायरेक्शन बताना होगा। अगर बी है तो बी जिस साइड में है, मान लो अगर बी जो है नॉर्थ में है तो आप नॉर्थ बताएंगे, क्यों, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में पूछा है। अब आपको ए का नहीं देखना है कि ए कौन सी साइड में है, बी का हमें बताना है। आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसको एकदम अच्छे से करके दिखाती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कोई छात्र जो है ए पर है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई छात्र है, वो ए पर है और वह और बी पर पहुंचना चाहता है। यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, डायरेक्शन आपको पता है ना कौन सी किस साइड में होता है, ये कॉमन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा ना तो आप गलत कर देंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट। इतना आपको पता होगा। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिए, ये देखिए, इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, इतना आपको पता होगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है, साउथ ईस्ट, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। आपको पता ना, इन दोनों से हम ये सारी चीज़ें डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, और ये डायरेक्शन जो है एकदम सही फॉर्म में ऐसे ही होता है, तभी आप क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। तो चलिए, इतना हमें पता चल गया। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि कोई छात्र जो है वो ए पर है और वह बी पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर है और उसको कहाँ पर जाना है, बी पर। इसको कैंसिल कर देती हूँ, ये वाली चीज़ आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, ये एक जनरल फॉर्म में आपको मैंने बताया है। तो देखिए, यहाँ पर है वो ए पर है और उसको कहाँ पर जाना है, बी पर पहुँचना है। ये देखिए, बी पर, वो बी पर पहुँच गया। अब इसके लिए वह क्या करता है, पहले ओ पर जाता है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसको ओ पर भेज देते हैं, चाहे आप इधर से कर दीजिए चाहे इधर से। ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर स्थित है। ये ए के क्या है, उत्तर में है। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था ना, यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ किसे बोलते हैं, उत्तर को ही तो बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए, समझ गए होंगे आप। जो इसके लिए वो पहले ओ पर जाता है, यहाँ पर गया, और ए के ठीक कहाँ पर है, ये उत्तर में है, यहाँ ये नॉर्थ में है। तो ये कितना है दूरी, इसकी दूरी देखिए 90 मीटर। इसकी दूरी हमें पता चल गई। हमको ऐसे ही इसको बना के ही, डायग्राम बनाकर ही इसको करना है। और फिर वो क्या करता है कि ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, पश्चिम किसे बोलते हैं, वेस्ट को बोलते हैं, तो इस साइड में आप ये देखिए, इस साइड में है। वो क्या करता है, पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करने पहुंचता है। तो ये हो गया उसका 120 मीटर, ये हो गया 120 मीटर। ये आप समझ गए होंगे, इसको पश्चिम की इस साइड में जाना है, करने पहुंचता है। अब आपसे क्या पूछा है कि ए की बी से कम दूरी, ये वाली आपको दूरी फाइंड करनी है। ए से बी की कम से कम दूरी और बी के सापेक्ष, ये जो बी है ना, इसके सापेक्ष आपको क्या बताना है, ए की दिशा क्रमशः क्या है, लेकिन सापेक्ष किसके पूछा है, बी के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ए की दिशा बतानी है। तो चलिए, ये आपको कैसे सॉल्व करना है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, उसी से सॉल्व करेंगे और बहुत आराम से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो हमको ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, ए बी, हम लोग पाइथागोरस में यही तो करते हैं, ए बी का स्क्वायर कर देते हैं। और हमको क्या निकालना है, ये देखिए, ये वाला ओ ए स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख दो ओ ए स्क्वायर, स्क्वायर ही करते हैं। और यहाँ पर देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये है ओ, तो ओ बी स्क्वायर लिख दिया। पाइथागोरस में जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है आप उसको यहाँ पर लिख देते हो। अब देखिए, वैल्यू पुट करनी है। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये देखिए, अगर आप यहाँ ये क्या है, ओ ए स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर पूछा है ये चीज़, तो ये कितना हो जाएगा, 120 का स्क्वायर,
ये तो आपको बस देख के नकल करना है, इसमें से, इस डायग्राम में से आपको नकल करके यहाँ पर लिखना है। अब ये 90 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है, 8100 होता है ना, 9 9 81, और जीरो का जीरो 1 है तो ऊपर स्क्वायर है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, सिंपल। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर लेना। वैसे ही 12 का अगर 12 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 144 आता है। ये देखिए यहाँ पर ये 144 और जीरो के ऊपर यहाँ पर देखिए 2 लिखा है तो इसको आप डबल जीरो कर दो तो ये हो गया ना इतना। ये तो सिंपल है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो हमारा क्या निकलता है, इतना। इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना निकलेगा। बट ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, मान लीजिए ए बी के ऊपर स्क्वायर है और आप जैसे इसका स्क्वायर हटाओगे ना तुरंत इसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ये तो आपको पता ही है। और आप जब इसका रूट स्क्वायर निकालते हो तो इसका आंसर क्या आ जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आता है 150 मीटर। हमारा आंसर मिल गया। बस सिंपल है, ऐसे ही करना है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कैसे आपने निकाल दिया, तो देखो आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे भी कर लेना। ये देखिए, ये आप यहाँ पर ऐसे लिखना, और एलसीएम निकालते हैं ना जैसे कि 2 से पहले कटेगा, वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर पेयर ही तो बनाना होता है, स्क्वायर में पेयर बनाना होता है। तो सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया, 150 मीटर। कुछ भी यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा कि कैसे पाइथागोरस से आराम से हमारा आंसर निकल गया। अब हमको डायरेक्शन बताना है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ये वाली चीज़ देखिए, आप कलर मैं चेंज करती हूँ। आपको इसके डायरेक्शन में आप खुद सोचो, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, अब सॉल्व हो चुका है पूरा। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो। अब आप सोचो ये क्या हो गया हमारा, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बताया ना, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हमारा क्या है, साउथ हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बी के सापेक्ष में आपको ए की दिशा बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की दिशा आप खुद सोचो कि बी के सापेक्ष में ए की दिशा क्या होगी। यहाँ पर आप खुद अगर नोटिस करो, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये बी के सापेक्ष में ए की दिशा हमारी क्या होगी, यही तो होगी। यहाँ पर देख लीजिए, कलर चेंज करती हूँ। ये देखिए, ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा ईस्ट हो गया, तो हो गया ना साउथ ईस्ट। कितने आराम से डायरेक्शन आपके आंखों के सामने ही है। बस ये जो पाइथागोरस वाला होता है, आप उसको बढ़ा देना होता है। जिसके सापेक्ष में पूछेगा, बी के सापेक्ष में पूछ रहा है ए की, तो ए का क्या है, साउथ एंड ईस्ट। तो ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, और हमारा ये 150 मीटर। आंसर पूरा आपके सामने है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था ना, कि जिसके इंग्लिश वर्ड में एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, कि वहाँ पर लिखा था ना कि विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमेशा अपने मन में ये सोच लेना कि बी के रिस्पेक्ट में बोलना है, तो हमको ए की दिशा बी के ही रिस्पेक्ट में यहाँ देखना है। ये नहीं कि यहाँ पर वेस्ट लिखा है तो आप ये वेस्ट समझ के आंसर लगा दो। ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसके सापेक्ष में आप इसका बताएंगे। तो हो गया। अब आप सोचो इसका क्या आंसर होगा। 150 मीटर, और बी के सापेक्ष में क्या था, ए की दिशा वो कितनी थी, साउथ ईस्ट। और जैसे मैंने कुछ नहीं किया, जैसे पूछा था मैं बस वैसे डायग्राम बनाती चली गई, और हमारा आंसर हमारे आंखों के सामने है। तो इसका क्या आंसर होगा, ये रहा 62। ये देखिए, अब आप खुद सोच लो, यहाँ इंग्लिश में भी देख लो। यहाँ देखिए 150 मीटर है एंड साउथ ईस्ट है, ऑप्शन नंबर 2। मिल गया ना आंसर। और देखो ऑप्शन में ना हमेशा ऐसे ही मिलेगा, 2। ये देखिए, इसी में आपको कंफ्यूज करेगा, ये ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू बी बतानी है। मतलब यहाँ पर अगर बी है, यहाँ पर ए है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष। मैंने आपको बोला था ना कि इसके सापेक्ष ये जो चीज़ यहाँ पर रहती है, बट यहाँ पर ये लगा दिया है कि ए, आपको ए का बताना है, तो ए के पास जो डायरेक्शन होता है, साउथ है तो साउथ बता दो, ईस्ट है तो ईस्ट बता दो। बट हमको एक बार डायग्राम से ही करना होगा। यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। बस यही 2, एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। अब ये देख लेते हैं, बाकी तो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या पूछा है कि स्लॉथ के बारे में आपको सही चीज़ बतानी है। मैंने इतनी बार आपको स्लॉथ पढ़ा दिया है, इवन जो नोट्स मैंने भेजा था उसमें भी स्लॉथ के बारे में यही तो लिखा था कि स्लॉथ जो है वो 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे जो है वो
उल्टे जो है ये हमेशा क्या होते हैं, उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। कितना घंटा, 17 घंटा। और आपको कंफ्यूजन करने के लिए घंटे में ही चेंजेस करते हैं, वो 20 घंटा कर देगा, 25 घंटा कर देगा, 30 घंटा कर देगा। तो हमेशा याद रखना, जो स्लॉथ होते हैं वो लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो बस इतना ही है, इसमें यही सही है। तो मैं नीचे ऑप्शंस पे भी नहीं जाऊंगी क्योंकि ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए 64, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र जो है हमें गर्म रखते हैं, हम स्वेटर वगैरह जो है पहनते हैं, गर्म रखता है। तो ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है? उष्मारोधी का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर पूछ रहा है, तो क्यों होता है ऐसा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऊनी रेसे होते हैं ना, मान लीजिए आप स्वेटर पहन रहे हो, तो जो रेसे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो एयर होता है, वायु होता है, वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप का मतलब फंस जाता है, और वहां से क्या होता है, वो वायु जो है वो क्या बन जाता है, उष्मारोधी, क्योंकि ये वायु जो है एयर इसमें फंस गया है, और ये क्या करता है, फिर इंसुलेटर का काम करता है। इसी वजह से वो हमें क्या करते हैं, स्वेटर जो है वो हमको गर्म रखते हैं, और यही जो है इंसुलेटर मतलब उष्मारोधी होने का कारण है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो स्वेटर आप पहनते हो ऐसे पूरा छोटा छोटा रहता है, उसके अंदर अगर एयर जो है वो ना फंसता, वो बाहर निकल जाता, तो नहीं होता ये गर्म। बट ये क्या कर रहा है, वायु जो है वो ट्रैप हो जाता है। सो ये क्या होते हैं, उष्मारोधी होने का इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊनी रेशों के बीच वायु जो है वो फंस जाती है, ट्रैप होती है, एवं वायु उष्मारोधी है। वायु क्या है आपको पता होगा ना, वायु जो है इंसुलेटर है। यहां पर भी देख लीजिए, वुलन फाइबर्स हैव एयर ट्रैप्ड विद इन देम एंड एयर इज एन इंसुलेटर। ये एयर है, इंसुलेटर, इसी की वजह से ये क्या कर लेता है, उष्मारोधी हो जाता है, और स्वेटर जो है हमको गर्म रखते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा कि एयर जो है इंसुलेटर होता है, तो वो आराम से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट है 64 का। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बताया था एक और कैलकुलेशन मिलेगा, बहुत बेसिक सा है, बट मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर पर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, मतलब जमीन पर दर्शाता है ये। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी है 14.2 सेंटीमीटर। ये मानचित्र पे है और ये जमीन पर दर्शाता है। अब जमीन पर पूछ रहा है कि इन दोनों जो है दरवाजे के बीच कम से कम दूरी क्या होगी। तो देखो जमीन पर जो चीज़ें हमको दिया है, तो मानचित्र वाला तो हम आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अगर 110 मीटर है, ये जमीन पर दिया हुआ है और ये मानचित्र पे है, तो मानचित्र का आप क्या करोगे निकालने के लिए, 14.2 इंटू अगर आप 110 कर दोगे, तो क्या हमारा जमीन पर निकल नहीं जाएगा इसके बीच की दूरी? बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये हमारा निकल जाएगा जितना भी आप निकालोगे। बट वो क्या होगा, मीटर में जो है आंसर देखिए आप, इसका मीटर में है, बट इसमें ऑप्शन देखिए किलोमीटर में पूछा है। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मैं एक जनरल आइडिया बता रही हूँ कि मीटर को अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आपको पता है ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे 1000 मीटर और यहाँ पर 1 किलोमीटर लिख देंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो जो भी आंसर आएगा आप उसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। बस यही करते हैं, मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना होता है, 1000 से, तो हमारा आंसर निकल जाता है। इतना एक आइडिया आपको लग गया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़मीन पर है और ये मानचित्र पे है, और पूछा किस पे है कि इनके बीच की ज़मीन पर पूछा है, जमीन पर पूछा है, तो जमीन पर पूछने के लिए जमीन से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद से 1000 से डिवाइड, बस इतना ही है। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए ये गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिया है 110 मीटर। अब देखिए मानचित्र में फतेह दरवाज़ा अगर मैं यहाँ पर बना दूँ ऐसे, देखिए फतेह से लेके यहाँ तक ये है बंजारा, इसके बीच की दूरी यहाँ पर देखिए 14.2 इतना सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा है कि जमीन पर पूछा है, इसकी जो आपको बताना है ना, कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए आपको जमीन वाली दूरी बतानी है इन दोनों के बीच की। तो ये दिया है मानचित्र वाला और जमीन का हमको पता है ये होता है जमीन का 110 मीटर। तो क्या करेंगे 14.2 इंटू 110 मीटर, मीटर में है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 14.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है, अगर आपने इतना कर दिया 14.2 इंटू 110 मीटर, तो आपका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई तो करना है इसको, ये देखिए 1500
62 मीटर। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने आपको बताया ना कि आपको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी ही है। अब ऑप्शन में देखो किलोमीटर में कहीं भी मीटर नहीं दिया है, तो हमको ऑप्शन से ही चलना होता है। तो चलो देखते हैं। मीटर है तो आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल 1562 को आपको डिवाइड करना है 1000 में, 1000 से। अब इसको डिवाइड करने की एक ट्रिक मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, नीचे 1000 है तो कुछ नहीं करना है, नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ऊपर भी 3 गिन के दशमलव लगा दो। देखो 1 2 3, यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, यहाँ 1 के बीच में, हो गया। बस इतना ही सिंपल है। आप देखो आपका आंसर आपके सामने आ गया। यहाँ मैं आंसर लिख देती हूँ, जगह नहीं है इसलिए, 1.562 ये आपका आंसर आए, क्योंकि ये जो 1000 है आपने क्या किया, यहाँ पर दशमलव लगा के कंप्लीट कर दिया। क्या इसमें आपको डिफिकल्टीज लगी है? बिल्कुल भी नहीं है डिफिकल्टी। क्या किया मैंने, जमीन पर जो दूरी दिया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मानचित्र की दूरी से, यहाँ पर तो मेरा आंसर निकल गया 1562। 1562 मीटर जो है किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने केवल यहाँ पर 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, और 1000 से डिवाइड का मतलब यहाँ पर आपको 3 जीरो लगाना है। इतना सिंपल आंसर आपको ऑनलाइन एग्जाम में पूछा है, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। बस आंसर आ गया 1.562 किलोमीटर। और ये हमारा कहाँ पर है, 1 पॉइंट, ये देख रहे हैं आप, पॉइंट पॉइंट का खेल है। यहाँ पर देखो 15 पॉइंट लिख दिया है, तो ऐसे ही माइनर डिफरेंसेस मिलेंगे। तो 65 का है ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की क्लास को, बहुत मेहनत लगी आपको एक एक चीज़ समझाने में। अब इसके बाद से यही 3 क्वेश्चन पूछता है, तो चलो अब 66 करते हैं। ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आपका जो इंडिया का मैप है, जो मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, जिसने इंडिया का मैप को एकदम ध्यान से अच्छे से नहीं याद किया है कि कौन सा स्टेट किधर है, अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी किधर है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपकी खुद का होमवर्क है, आपको इंडिया का मैप एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, स्टेट सारे। पूछा है कि 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। अब आपको पता ही नहीं होगा इंडिया का मैप, तो आप कैसे कर पाएंगे? जिसे पता होगा वो लगा देगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनके जो किनारे पर क्या है, अरब सागर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिमाग नहीं, आपकी खुद की जो लॉजिक है उसको लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये है 67। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी जो है आमने सामने बैठी है। अब ये फैक्चुअल चीज़ को क्या करता है, लैंग्वेज में चेंज करता है। बांस की डंडी को लेकर आमने सामने लोग बैठे हुए हैं जोड़े में, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम क्या था, उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं। अब ये आप खुद सोचो कि एक ऐसा नाच है जो जमीन पर बांस की डंडी को 2-2 लोग जो है लेकर ऐसे डांस करते हैं, और इसको जमीन पर पहले क्या करते हैं, पीटते हैं। फिर जैसे ही ताल बजती है तो डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर क्या करते हैं, कूदते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलोगे आप, ये कौन सा डांस है, कहाँ के लोग ऐसा डांस करते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं, ये क्या है, 67। इसका राइट आंसर है चिरऊ, मिजोरम। मिजोरम में एक बहुत फेमस डांस है जिसको बोलते हैं चिरऊ। और ये चिरऊ वाला जो क्वेश्चन है इतनी बार पूछा है, CHERAW, इतनी बार पूछा है ना, हर एग्जाम में पूछा है, यूपी टेट, KVS, CTET, रीट, सब में पूछा है। ये देखिए CHERAW, ये रहा चिरऊ, मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। पता चल गया ना, जमीन पे जब भी ऐसे पूछे बांस की डंडियों के बीच में लोग एक कतार में ऐसे कूदते हैं तो उसको बोलते हैं चिरऊ, मिजोरम। अब ये हमारा है 68। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है, उसका क्या नाम है? अब वो तो एक ही है जो कि संसार की 5वीं है और भारत की पहली है, वो है बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो उसकी ऊंचाई कितनी है, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये है 69। और 69 वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार फेस्टिवल से रिलेटेड पूछता है कि दिवाली कब मनाते हैं, होली कब मनाते हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि जो हमारे त्यौहार हैं, भारतीय त्यौहार, तो होली और दिवाली के विषय में आपको बताना है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो, मतलब ये पूर्णिमा में क्या मनाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, देखो, होली जो है वो पूर्णिमा को मनाते हैं, इतना तो आपको पता होगा, और दिवाली अमावस्या।
इतना याद रखना। अगर एक एक अलग से भी क्वेश्चन बना देता है तो होली पूर्णिमा हो गया और दिवाली अमावस्या। तो बस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं किसमें है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। दीपावली जो है अमावस्या को तथा होली जो है वो पूर्णिमा को मनाई जाती है। बाकी सब में जो है गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया है इसमें तो। और ये दोनों त्यौहार नहीं, दिवाली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को, इसको याद रखना। अब ये चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन, और ये रेगिस्तानी ओक वाला भी मैंने आपको भेजा है, इसका PDF एकदम अच्छे से आप उसको ध्यान रखना। आपको इसके बारे में जो है ना सही चीज़ बतानी है रेगिस्तानी ओक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेगिस्तानी जो ओक होता है, इसके जो तने होते हैं उसमें क्या होता है, जल एकत्र रहते हैं। इसमें जल क्या होता है, एकत्र रहता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं जब भी उनको ज़रूरत होती है तो उसको पाइप के थ्रू जो है जल निकाल कर पी लेते हैं। ये बात एकदम सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये क्या होता है, इसकी जो जड़ें होते हैं ना, यहाँ पे जो इसकी रूट्स होती हैं, वो वृक्ष की ऊंचाई, जो वृक्ष की ऊंचाई है उसकी लगभग कितनी गुनी होती है, 30 गुनी होती है गहराई, मतलब जमीन के नीचे, इसलिए तो पानी आराम से निकाल लेते हैं, बहुत अंदर तक होता है, 30 गुनी नीचे रहती है जब तक जल न वहाँ पर पहुँच जाए। मतलब अगर जितना नीचे होगा तो आराम से पानी जो है, आपको पता ही जितनी ज़्यादा गहराई में जाएगा उतना आसानी से पानी उसमें भरा रह सकता है, निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको पता है। एंड यहाँ के लोग भी इसको आराम से निकाल कर पी लेते हैं। और ये अगर क्लास वगैरह में भी आपने देखा होगा कि सामान्य जो क्लास होती है उनकी जो कमरे की जो दीवारें नहीं होती हैं उसकी ऊंचाई तक ये बढ़ता है। और ये कई बार पूछा हुआ है रेगिस्तानी ओक, तो चलो देखते हैं। यह वृक्ष पहला देखिए लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यस, अभी मैंने आपको बताया। ये अबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सी देखिए, इसके तने जो हैं ये जल एकत्र होते हैं इसकी तनों में। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से क्या करते हैं, जल निकाल कर पी लेते हैं। ये भी एकदम सही है, अभी मैंने आपको बताया। इस वृक्ष की जड़ें जो हैं वो वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जो है जल तक ना पहुंच जाए। इसकी जड़ें इतनी नीचे जाती हैं कि इसको जब तक इसका जो जल है उसे टच ना हो जाए। ये भी एकदम सही है। ई देखिए, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ये गलत है। तो क्या क्या सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो बस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 70 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये देखो 71। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से जो है 10 से 15 फीट, मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई, ये 10 से 15 फीट भी याद रखना और 3 से 3.5 मीटर, क्योंकि कभी फीट में पूछता है कभी मीटर में पूछता है, ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गाँव कहाँ का होना चाहिए, जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। और ये बांस वाला बहुत बार पूछा है कि बांस के घर कहाँ बनते हैं, असम में बनते हैं। क्यों, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए इसको ज़्यादा कितनी 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। और अंदर से भी किसका होता है, ये लकड़ी का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 असम। अब ये हमारा 72। और आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आपको नोट्स दिया है ना टेलीग्राम पे, वहाँ पर सारे के सारे ये कवर हो जाएंगे अगर जिसने उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब ये देखिए, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। इस पर इतने सारे मैंने क्विज भी कराए हैं टेलीग्राम पे। टैपियोका आपको नाम से ही पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होता है। इसको केरल में खाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नारियल में जो डली हुई करी होती है वो किसी भी करी के साथ उबला हुआ जो टैपियोका कहाँ पर खाते हैं, केरल में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और आज का सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए आज के जो 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको कल करा दूंगी। ये देखिए, बिहार राज्य के लोग मधुमक्खी पालन से क्वेश्चंस 100% श्योर है। एकदम ध्यान रखना कि मधुमक्खी जो पालन है ना वो सबसे बढ़िया ठंडियों के मौसम में किया जाता है। जो कि सबसे अच्छा इसमें पूछा ना कि सर्वोत्तम समय कौन सा होता है मधुमक्खी पालन का, तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये एकदम अच्छे से याद रखो। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये देखिए 74। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण, एसिमिलेशन जिसे बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है, स्वांगीकरण का क्या अर्थ है, तो देखते हैं। एक बार इंग्लिश में भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एसिमिलेशन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन जो न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है तो वही होता है ना, जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल होते हैं जो कि इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। यहां पर देखिए किसे बोलते हैं? स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड होता है, वो अवशोषित भी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में इसको भेज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, इसको ही बोलते हैं स्वांगीकरण। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 75। उस खेत की मृदा के विषय में विचार करो जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरक केमिकल जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल होते हैं उनको, और पीड़कनाशियों जो कीटनाशक वगैरह की जो दवाइयाँ नहीं होती हैं उसका सबसे अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार जो है वो क्या कर रहा है? धान की फसल उगा रहा है। तो आपके विचार से वो क्या कर रहा है? एक बात याद रखो, अगर कोई किसान एक ही खेत में ना बस अगर धान ही बोता रहेगा सालों साल, तो वो खेत जो है बंजर हो जाती है। हमेशा जो है सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप जो है हर साल बदलो, एक बार धान इसमें लगा दो, बाजरा लगा दो, मतलब चेंजेस करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर एक ही चीज़ बोते रहोगे तो ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक दवाइयों का बहुत अधिक आप यूज़ कर रहे हैं तो भी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है। आप समझ गए होंगे क्या हो जाता है? बैरेन हो जाता है। तो देखिए क्या लिख रहा है इसमें, देखिए यहाँ देखिए कि अन्य फसलों के लिए उपजाऊ होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बार बार धान बो रहा है। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, केवल वर्ड आ गया कि केवल धान के ही फसल के लिए। मान लो अगर आपने बस धान बोआ तो केवल धान के लिए वो अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं, एक टाइम पे उसमें धान भी अच्छे से नहीं होगा। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, ऐसा नहीं है। वर्ष में कई फसलों के लिए तब ये अधिक उपयुक्त बनेगी जब आपने इसमें चेंजेस किए हैं, हर साल अलग अलग फसल बोए हैं। कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वो ज़मीन बैरेन हो जाएगा, फर्टाइल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने एक ही बार धान बार बार बोया है और बार बार आपने दवाइयाँ और रासायनिक उर्वरक का यूज़ किया है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। तो ये थी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो, सो दैट उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुबह की क्लास जरूर देखना और शाम की रात में SST की क्लास होगी ही, और एक और आपकी 5 से 6 बजे क्लास होने वाली है, टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।